हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से आ रहा है, तो हम लोग चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ते हुए चलेंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप पेन और कॉपी लेकर पढ़ें, ठीक है। भले ही थोड़ा समय लगेगा, बट मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? ठीक, पूरे भारत में ये कब लागू किया गया? ठीक है, तो इसको दोस्तों 24 अप्रैल 2021 को जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, पूरे भारत की हम बात करें। वैसे इसको शुरुआत तो इसकी हो ही गई थी 24 अप्रैल 2020 को जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है 24 अप्रैल 2021 में शुरू किया गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2021 हो जाएगा। 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक, राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? स्वामित्व की अगर हम बात करें तो स्वामित्व का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है। स्वामित्व, ठीक, इस तरह से स्वामित्व लिखा जाएगा। स्वामित्व की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सर्वे ऑफ विलेज एंड एम से मैपिंग, और आई से आपका दोस्तों इम्प्रोवाइज विद मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इन बी फॉर विलेज, ए फॉर एरियाज। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर पूछें, आजकल ये पूछ देते हैं कि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य दोस्तों इनका ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि भूमि संबंधित बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधित या ये कहें भूमि संबंधी विवादों को कम करना या निपटान के लिए कम करना इसका मेन उद्देश्य है ना। आजकल देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े विवाद बने ही रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये लोग जो है स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और एक डिजिटल नक्शा डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा उन लोगों का। ठीक है, जो भूमि होगी उसका पहले ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण होगा। ड्रोन और भी कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे जो है इन लोग व्यक्तियों का जो डिजिटल नक्शा तैयार होगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? पूरे भारत में 24 अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 इज राइट आंसर, और ये केंद्र सरकार की एक योजना है। ये बात याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? दोस्तों जो जमीन के नीचे जो पानी होता है, ठीक, जो भूजल है उसके साथ कुछ प्रदूषक भी मिलते हुए चले जाते हैं। तो जमीन के नीचे जो पानी के साथ जो अधोमुखी प्रदूषक हैं उनको लिचेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिचेट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे कि जमीन के नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी जो प्रदूषक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों लिचेट्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें, कह रहा है कि व्यस्ततम समुद्री मार्ग पूरे विश्व में ऐसा कौन सा समुद्री मार्ग है या हम कहें महासागर है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है? उसको दोस्तों बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। ठीक, को किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ से होकर गुजरता है? ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। ठीक है, और ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये दोस्तों जो है पश्चिमी पश्चिमी जो यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका, या यूं कहें ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, ठीक, उत्तर पूर्वी अमेरिका और
उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, ठीक है? ये इसलिए यहाँ पर जो व्यापार ज़्यादातर चलते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना गर्म धाराएँ हैं, ठीक? गर्म धाराओं की वजह से जो है ये साल भर जो है ना ये खुला ही रहता है मार्ग। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम महासागर की हम बात करें, टोटल दोस्तों 5 महासागर हैं। इनका क्रम देखें सबसे बड़े से लेकर छोटे तक, ठीक है? तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे पैसा, ठीक? पैसा से याद कर लेंगे सबसे बड़ा पी फॉर पैसिफिक, पैसिफिक मतलब दोस्तों प्रशांत महासागर। इन पांचों महासागर में सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा भी यही है। ए की हम बात करें, ए से आपका अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर अगर कोई है तो वो आपका अटलांटिक महासागर है। ये नंबर भी पूछ जाते हैं कि दूसरा महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। आई से दोस्तों इंडस, जिसे हम हिंद महासागर भी कहते हैं, ये तीसरा सबसे बड़ा है। सी से दोस्तों दक्षिणी महासागर जिसे हम सदर्न महासागर कहते हैं, ठीक? सदर्न ओशियन, इसको दोस्तों अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, ठीक? अंटार्कटिका, ठीक है? और तीसरा दोस्तों है आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक? आर्कटिक ओशियन जो है आपका पांचवा महासागर है, ठीक है? ये याद रखेंगे और पैसा एक इसकी ट्रिक हो गई तो याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई जो मुख्यतः में पाई जाती हैं। जो दोस्तों जो बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कथाओं से पहले ही उनकी रचना की गई थी। ये इनमें से किस में पाई जाती है? क्या भगवत गीता में पाई जाती है या कुरान में या बोधिसत्व में या सुत्त पिटक में? तो दोस्तों बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं मोस्टली जो हैं वो सुत्त पिटक में पाई जाती हैं, ठीक है? अगर हम बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, ठीक, बौद्ध धर्म की अगर दोस्तों बात करें, यहाँ से रिलेटेड क्या पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं। पहले तो हम बात करें तो बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिपिटक होते हैं, 3 पिटक हैं, ठीक? त्रिपिटक हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक तो आपका दोस्तों सुत्त पिटक, ठीक है? एक आपका है सुत्त पिटक, दूसरा दोस्तों आपका है विनय पिटक ये इम्पोर्टेंट है और तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक। ये जो पिटक हैं, इन पिटक के रचयिता कौन है? ये भी पूछा जाता है कि सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो दोस्तों आनंद जो हैं वो सुत्त पिटक के रचयिता हैं। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो पाली जो हैं विनय पिटक के रचयिता हैं, जबकि मोगली सुत्तपुत्र जो हैं वो दोस्तों अभिधम्म पिटक के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हुआ? अगर आप तो ये जानते हो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है? अगर इनका बचपन का नाम पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? तो बौद्ध धर्म का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है, ठीक? सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। इनका जन्म किस जगह हुआ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जन्म स्थान जो है दोस्तों वो है लुम्बिनी है, ठीक है? लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। इनका घोड़े का नाम पूछा जाए, इनके घोड़े का क्या नाम था? ठीक, दोस्तों इनके घोड़े का नाम जो था वो था कंथक, इनके घोड़े का नाम था। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? इनके घोड़े का नाम कंथक। इनकी डेथ भी पूछी जाती कि गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो दोस्तों वो आपकी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर बता सकते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों कुशीनगर जो था मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद थे जिनमें से मल्ल भी एक महाजनपद था, उसकी राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। ये बात समझ में आई। अच्छा इन्होंने घर गृह त्याग किस उम्र में किया? ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया। और इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष इन्होंने क्या किया? तपस्या की, ठीक है? तो इनको ज्ञान प्राप्ति कितनी उम्र में मिला? तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, 6 वर्ष तपस्या की, तब जाके कहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि ये 35 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक? ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक, किस स्थान पे हुई और किस नदी पे हुई और किस वृक्ष के नीचे? ठीक, ज्ञान प्राप्ति दोस्तों जो है इनको गया में हुई, ठीक, और पीपल वृक्ष के नीचे याद रखेंगे। जबकि जैन धर्म की अगर हम बात करें स्वामी महावीर स्वामी को जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई। अगर नदी की बात की जाए तो निरंजना नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक। और दूसरा पूछा जाता है कि उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया? ठीक, पहला उपदेश इन्होंने जो दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारनाथ में दिया, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने अपने उपदेश जो है कहाँ पर दिए? सारनाथ में दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह दिए, तो सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा उपदेश की अगर हम बात करें, सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने जहां दिए वो है जगह श्रावस्ती, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर पूछा कि हमने बताया कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वो आपके श्रावस्ती में दिए। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। यहाँ पर क्या है? त्याग किया। किसका? गृह त्याग किया। और कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष तपस्या की। और इनको जो है 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति जहाँ हुई वो गया में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी आपका नेपाल में है, ठीक है। कंथक इनके घोड़े का नाम था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। विनय पिटक बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के रचयिता आनंद, विनय पिटक के उपाली और अभिधम्म पिटक के जो है मोगली सुतपुत्र, ठीक है। और क्या पॉइंट बन सकते हैं? हाँ, और इनमें 4 बौद्ध संगतियां हुई, वो और कभी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सुत्त पिटक इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? इनमें से पूछ रहा है कि जो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनकी पुत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रभावती जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं, ठीक है। किनकी पुत्री हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनकी अगर माता का नाम पूछा जाए या यूं कहें कि इनकी पत्नी कौन थी, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, इनकी पत्नी जो थी वो नागा वंश की थी। किस वंश की थी? नागा वंश की थी। और जिनका नाम था दोस्तों आपका कुबेर नागा, ठीक। नागा वंश की थी, कुबेर नागा जो थी इनकी माता थी। प्रभावती का जो इन्होंने विवाह जो है अपनी पुत्री का विवाह या प्रभावती का विवाह जो है वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह हुआ। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो थे वो वाकाटक वंश के शासक राजा थे। वाकाटक वंश के राजा थे। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल एग्जाम काफी डीप स्तर पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ठीक। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर रखेंगे। दोस्तों गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, ये पहला गुप्त शासक है, ना कि पहला शासक है, ठीक है। गुप्तों में पहला शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम दोस्तों गुप्त वंश की अगर हम बात करें, ठीक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो श्रीगुप्त जो है दोस्तों इनके संस्थापक हैं, ठीक। अगर वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? ठीक, वास्तविक अगर संस्थापक की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ठीक,
चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगर अच्छा आपसे ये पूछा जाए कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है। हम क्वेश्चन क्लिक करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाए। तो भारत का नेपोलियन दोस्तों जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ये इसको नेपोलियन कहा किसने? इसको जो दोस्तों नेपोलियन जो है विंसेंट स्मिथ द्वारा पुकारा गया। विंसेंट स्मिथ ने जो है इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा। इससे संबंधित एक अभिलेख है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो इनसे संबंधित है। ये प्रयाग प्रशस्ति लिख लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए अच्छा इसके बाद एक पॉइंट और याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो क्या आप बताएंगे? तो दोस्तों विष्णुगुप्त तृतीय, ठीक है। विष्णुगुप्त तृतीय जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ये जो जीन शब्द है ना, ये जीन लिखा हुआ है, जीन शब्द किससे के विशिष्ट अंग होते हैं? दोस्तों जीन जो है ना वो डीएनए का एक विशिष्ट अंग होता है, ठीक। डीएनए का एक विशिष्ट अंग होता है। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसके फुल फॉर्म है। डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ठीक, डीएनए मॉडल जो है दोस्तों वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने जो है इसका मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। अच्छा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों विल्हेम जोहानसन, ठीक, विल्हेम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जो है वो जीन शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा जीन थ्योरी किसने दी? अगर हम जीन थ्योरी की हम बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने जो है जीन थ्योरी दी। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक कब की? 1665 ईस्वी में। ये ईयर भी पूछ दी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कह रहा है कि प्राकृतिक चयन क्या होता है, स्पेसिएशन प्रजातिकरण क्या होता है, विलोपन क्या है और सहक्रम विकास क्या है। देखो प्राकृतिक चयन का मतलब होता है दोस्तों नई प्रजातियों का जन्म, ठीक है। नई प्रजातियों का जन्म प्राकृतिक चयन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, ये फर्स्ट से मिलान करेगा। प्रजातिकरण का मतलब होता है अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करना। प्रजातिकरण करना मतलब अपनी अपनी प्रजाति को फैलाना। और जब जातियों का फैलना होगा तो जीन का तो ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगा रूपांतरण होगा, स्थानांतरण होगा। तो इसका जो हो जाएगा बी का जो हो जाएगा 3। विलोपन का मतलब होता है कोई चीज विलोपन हो रहा है, गायब हो रहा है, जिसका क्षय हो रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रजातियों का क्षरण जो है दोस्तों विलोपन है। सहक्रम, सहक्रम विकास, एक साथ विकास, ठीक है। तो अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। डी का हो जाएगा 2, यानी कि ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। 1342, 1342 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? इस तरह से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? दोस्तों इकोलॉजी का मतलब होता है, इकोलॉजी उन विधियों को कहा जाता है जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास जो निर्जीव एनवायरनमेंट है, परिवेश है, उसके साथ जो अंताकरण करता है, अंताकरण की क्रिया जो है वो इकोलॉजी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो इजी था, आप लोग कर सकते थे। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें, कह रहा कि किसी राष्ट्र की वृत्तीय संरचना, दोस्तों वृत्तीय संरचना को हम आर्थिक संरचना भी कहते हैं, ठीक, आर्थिक संरचना, या इसे इंग्लिश में कहें तो ज्यादा समझ में आएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। क्राइकी का अर्थ जो है वितरण या विभाजन से है, जो कि किस पर आधारित होता है। तो जो आर्थिक संरचना का मतलब होता है अर्थ का वितरण, ठीक है। तो इसका मुख्य जो आधारित होती है, ये मुख्य भू-स्वामित्व पर आधारित होती है, ठीक है। इसका मेनली जो डिपेंड करती है भू-स्वामित्व पर होता है, बाकी व्यवसाय इसका एक घटक होता है, ठीक है। आय का वितरण इसका घटक होता है, उत्पादन के संसाधन का वितरण जो है इनके घटक होता है। तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा वो ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 9 होगा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें, ये कुछ 5 ईयर योजनाएं दी हैं, 5 पंचवर्षीय प्लान दिए हुए हैं। तो ये 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक तो कौन सा था? ये दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है। 1951 से लेकर 56 तक तो था प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। 1956 से लेकर 1961 की जो योजना थी दोस्तों वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और ये 2007 से लेकर 2012 नंबर की योजना जो थी वो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जबकि 2012 से लेकर 2017 तक की जो योजना थी वो दोस्तों 12th यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपको पता होगा कि भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो जब से नीति आयोग बना तो पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये दिया है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं, इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था दोस्तों वो शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना इस पर फोकस्ड थी। क्लियर हुआ? अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। लिख लेंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित जो थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसको यहाँ ना लिखकर इस तरह से लिख लेंगे, किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये मॉडल पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें, ये किस मॉडल पर आधारित थी? इसका मॉडल पूछा जाए तो ये दोस्तों नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो इसका उद्देश्य जो था वो था त्वरित औद्योगिकरण, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का था इंडस्ट्रियलाइज करना, ठीक है, मेन उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य था दोस्तों तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास तीसरी पंचवर्षीय ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जबकि अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य था सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल देना जो है इसका मेन उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ठीक, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से थी। इससे यहाँ से क्या और पॉइंट बन सकते हैं? दोस्तों एक योजना, वैसे तो 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक, हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, एक और दो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक योजना सुनी होगी जिसे हम त्रिवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक, कौन सी योजना? त्रिवर्षीय योजना। त्रिवर्षीय योजना को दोस्तों योजना अवकाश भी कहा जाता है। योजना अवकाश, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक। ये योजना अवकाश योजना जो थी वो किस वर्ष से किस वर्ष तक थी, ठीक है। इसका ईयर पूछा जाता है दोस्तों। ये 1966 से लेकर 1969 तक, 1969 तक जो थी योजना अवकाश था। क्यों था? प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से लेकर 1965 66 तक था, वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। एक्चुअली क्या था दोस्तों, 1961 से लेकर 1966 के बीच में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इस टाइम जो है ना भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ और भारत में अकाल भी पड़ा। इस कारण जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल हो गई। तो वहां पर जो है पंचवर्षीय योजनाओं को विराम कर दिया गया, रोक दिया गया। तो उसके इसीलिए जो है 3 वर्षों के लिए एक योजना अवकाश प्रारंभ होता है। क्लियर हुआ? ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है त्रिवर्षीय योजना या योजना अवकाश प्रारंभ हुआ।
तो कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है। इसके बाद एक योजना और आ जाती है जिसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना, ठीक है। फिर योजना अवकाश के बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई, फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों जो है इंदिरा गांधी जो थी वो इलेक्शन हार गई थी, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी सरकार गिर गई थी। उसके स्थान पर जनता दल आए और मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने क्या किया था, पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया था। तो उसके लिए उन्होंने 2 ईयर योजना चलाई, ये 2 वर्ष के लिए योजना चलाई, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं, अनवरत योजना कहते हैं, ठीक है। तो ये 1978 से लेकर 1980 तक जो थी वो रोलिंग प्लान का कार्यकाल था। फिर इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर ये प्लान को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई? ये आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक। पांच पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था और 1978 से लेकर 80 तक इसका समय था। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये कुछ धातुएं दी गई हैं, उनके अयस्क दिए गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। तांबा का अयस्क होता है क्यूपराइट और लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट और जस्ता का होता है कैलामाइन, ठीक है। यानी कि ए का 3 और बी का 4, सी का 1 और डी का 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ये कुछ यात्री आए थे भारत में और किस देश से आए थे, यहाँ पर ये मिलान करना है। आपको पता है कि मार्को पोलो जो था वो दोस्तों इटली से आया था, ठीक। मार्को पोलो इटली से आया था। इब्न बतूता जो है दोस्तों वो मोरक्को से आया था। अलबरूनी दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था, जबकि फ्रेंकोइस जो है, फ्रेंकोइस वर्नियर जो है वो फ्रांस से आए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। यहाँ से अगर हम इब्न बतूता की अगर हम बात करें, इब्न बतूता, ठीक, इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट पूछा जा सकता है? एक तो इनका यात्रा वृतांत या इनकी बुक कहें तो रहला इनकी एक पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत आए थे तो उस समय भारत का शासक कौन था, ठीक, किस शासक के काल में ये आए? तो दोस्तों ये एमबीटी के काल में आए। एमबीटी मतलब दोस्तों मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है ये भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर जब ये भारत आए तो इनको जो है दिल्ली के काजी पद पर, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन्हें दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर इब्न बतूता गए थे चीन, ये बात याद रखेंगे। अल बरूनी की हम बात करें, अल बरूनी, ठीक। एक तो आपको पता है कि अल बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए थे। ये किसके साथ भारत आए थे? ये दोस्तों महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आए थे, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ ये जो है भारत आए थे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। इनकी पुस्तक याद रखेंगे, इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। किताबुल हिंद जो है अलबरूनी की एक पुस्तक है, या इसे हम कहें तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद भी इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये भारत के कुछ जीव हैं और उनकी जो है आईयूसीएन स्टेटस दिए गए हैं, आईयूसीएन स्टेटस, ठीक है।
तो हॉर्नबिल की क्या स्थिति है? हॉर्नबिल जो है क्या लुप्तप्राय है, दुर्लभ है या संकटापन्न है या इनकी क्या स्थिति है? ठीक। दोस्तों हॉर्नबिल जो है ये इसकी स्थिति जो है वो दुर्लभ है, ठीक है? दुर्लभ का मतलब रेयर, इंग्लिश में समझें तो इसे कहेंगे रेयर स्थिति है, ठीक? हॉर्नबिल है क्या? हॉर्नबिल दोस्तों एक पक्षी है, ये एक पक्षी है, ठीक है? हॉर्नबिल की अगर हम हॉर्नबिल की बात करें, दोस्तों हॉर्नबिल एक उत्सव मनाया जाता है, ठीक? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक? अच्छा बताओ हॉर्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये एक नागालैंड का एक त्योहार है, ये इम्पोर्टेंट है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का एक त्योहार है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, अरुणाचल प्रदेश का एक राजकीय पक्षी है, ठीक है? याद रखेंगे। इसके साथ-साथ ये केरल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है, ठीक? केरल का भी राज्य पक्षी है, राजकीय पक्षी है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है? अब हम गंगेटिक डॉल्फिन की अगर हम बात करें, गंगेटिक डॉल्फिन जो है इसकी स्थिति जो है दोस्तों परिसंकट में है, परिसंकट का मतलब वल्नरेबल है, ठीक? वल्नरेबल जो है इसकी कंडीशन है। डॉल्फिन की हम बात करें तो दोस्तों इनको 18 मई 2009 को इनको जो है राष्ट्रीय समुद्री जीव, ठीक? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव, यहाँ पर लिख लेंगे जलीय जीव, ठीक है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इनको भारत सरकार द्वारा 18 मई 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था, ठीक है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 5 अक्टूबर को जो है हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ठीक है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है? एशियाई चीता की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति जो है वो लुप्तप्राय है, ठीक? एक्सटिंक्ट है। संगाई की अगर हम बात करें तो ये इंडेंजर्ड इनकी स्थिति पे है, आईयूसीएन का स्टेटस जो इनका इंडेंजर्ड है, संगाई, ठीक है? और इसके बाद संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है, संगाई महोत्सव, ठीक? संगाई महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो संगाई महोत्सव दोस्तों मणिपुर का एक त्योहार है। संगाई जो है एक हिरन है, ये एक हिरन है और ये जो है मणिपुर की राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु है। इस संगाई हिरन को जो है दोस्तों डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए का 2, ए का 2, बी का 4 और सी का 3, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल नहीं है? ठीक है? आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ, ये ईयर याद होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्या-क्या संशोधन हुए थे? इसमें हुआ प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किए गए, ठीक है? ये बात सही है कि जब प्रस्तावना के शब्दों में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक? ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है? ये पॉइंट याद रखेंगे। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई। हाँ, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, तो भारत में जो मूल संविधान था, उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में है? तो इनको दोस्तों भाग 4 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। किस समिति के रिकमेंडेशन से जो है इनको रखा गया था? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? की रिकमेंडेशन से जो है मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों सोवियत संघ रूस से, यानी कि यूएसएसआर से जो है फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है, ठीक है? वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 11वां जो है वो कब जोड़ा गया? 11वां दोस्तों 46वां संविधान संशोधन
जो हुआ था 2002, उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया है। क्लियर? यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया, ये भी बात सही है। मतदान की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से कहकर 18 वर्ष की गई, ये बात गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों, भारत में क्या हुआ, पहले वोटिंग की एज जो थी वो 21 वर्ष से थी। तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक 61 में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये दोस्तों जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो इसी हिसाब से ये पॉइंट गलत होगा, अर्थात ये नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बाकी पॉइंट क्लियर हुए होंगे, समझ में आया? क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 अगर हम बात करें, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक, नैरोबी क्या है? नैरोबी इज अ कैपिटल ऑफ केन्या। ठीक है, तो ये केन्या की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1975 को दोस्तों जो है यूएनईपी की सॉरी 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम जिनेवा की हम बात करें, ठीक, जिनेवा पहले तो है कहाँ? जिनेवा दोस्तों जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, ये याद रखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। अंकटाड यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और इसके बाद यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एसीआई, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में। इसके अलावा जिनेवा में जो है दोस्तों विश्व मौसम संगठन डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट कुछ हेडक्वार्टर थे। अगर हम दोस्तों लियोन की अगर हम बात करें, लियो एक शहर है फ्रांस का। ठीक, लियो में हेडक्वार्टर किसका है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर दोस्तों जो है लियो में है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका क्या अर्थ होता है? मतलब भारत में संघीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? संघीय का मतलब होता है दोस्तों, भारत जो है ना, केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बना है ना? और इनमें अलग-अलग केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी अपने राज्यों में नियम बना सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने-अपने कानून और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के आकार के अवरोही क्रम में, ठीक, अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों इसको घटते क्रम में लिखना है। ठीक, घटते क्रम में लिखना है। ठीक, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। चलिए ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। आपसे अब ग्रहों के इस प्रकार के प्रश्न गलत नहीं करेंगे। दोस्तों टोटल ग्रह की अगर हम बात करें तो 8 ग्रह हैं। ठीक, 8 ग्रह में अगर हम बात करें, ये अगर आपका सन है, ठीक, ये आपका सूर्य है। ठीक, वो वहां पर दूरी के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। दूरी के हिसाब से इस तरह से सन होंगे। ठीक है, ये सपोज दैट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 सन है। ठीक है, पहले के 4 और आखिरी के 4। ठीक है, इनको दोस्तों पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पहले के 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं या इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, दूसरे को दोस्तों जो है जोवियन ग्रह कहा जाता है, जोवियन। ठीक, जोवियन मतलब ये जुपिटर की तरह है और ये पृथ्वी की तरह ग्रह हैं, इसीलिए जो इनको कहा जाता है, या इनको आउटर आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये कौन-कौन से होते हैं ट्रिक याद रख लीजिए।
हमने ट्रिक बनाई थी मेबे की माजी सुन, ठीक, बे की का मतलब नहीं है माँ जी सुन, ठीक। ट्रिक क्या है, मेबे की माजी सुन, ये मान लिया कि एक नाम है मेबे की माजी सुन, कोई मेवे नाम का व्यक्ति, मेवे की माजी सुन। माँ से दोस्तों मरकरी, मी में या मी से मरकरी, बी से बीनस यानी कि बुध, ई से आपका आपका पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में कहें दोस्तों, आप लिख लेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये तो रहे क्रम से दूरी के हिसाब से, ठीक है, ये दूरी के हिसाब से हैं, ठीक। अगर दोस्तों हम इनको आकार के हिसाब से देखें तो पहले क्या हुआ, जे एस यू एन, ठीक, इनको उठाकर आप रख लेंगे, ठीक, ऐसे ही उठाकर रख लेंगे तो यानी कि सबसे बड़ा जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका ई, फिर अंतिम के चार हैं, ठीक है। यहाँ से पहले आप पांचवा नंबर का पृथ्वी, फिर वीनस, फिर एम और ई, ठीक है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, समझ में आया। सबसे बड़ा क्या है आपका बृहस्पति, पहले के लास्ट के जो चार है उनको ऐसे ही उठा लो, ठीक है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी आपका फिफ्थ नंबर का, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आकार के आधार पर पृथ्वी कौन सा ग्रह है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, तो पांचवा है। फिर आपका शुक्र, सातवां आपका मंगल और सबसे छोटा आपका बुध है। क्लियर हुआ, ये चीजें याद हुई होंगी, क्लियर हुआ। बाकी इनके बारे में और क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। इनको इंटरनल प्लेनेट कहा जाता है, वो एक्सटर्नल होते हैं या आउटर प्लेनेट होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या, मंगल, पृथ्वी, ये गलत हो गया, बृहस्पति होता है, ठीक है, यूरेनस नहीं, यूरेनस से पहले तो शनि होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूरेनस बड़ा है, पृथ्वी बड़ा है, मंगल, बुध, सबसे बड़ा शनि नहीं है, सबसे बड़ा बृहस्पति, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात समझ में आई क्या था, यार अब गलती नहीं होगी आपसे, चाहे दूरी के आधार पर पूछा जाए और चाहे आकार के आधार पर, यही आपका ट्रिक है, मैं बे की माजी सुन, और इसको यहाँ पर उल्टा करके और ऐसा कर लेंगे। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि ओजोन होल किससे संबंधित है, ठीक। ओजोन दोस्तों पहले तो पता होना चाहिए कि जो हमारे मंडल है ना, वायुमंडल के किस मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। दोस्तों ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। क्लियर। ओजोन का अगर हम फार्मूला दें तो O3 ओजोन का फार्मूला है। ओजोन की इकाई, ओजोन को किस में नापा जाता है दोस्तों, ओजोन को जो है डॉप्सन में नापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस की अगर हम बात करें, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर जो है दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर। ओजोन से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि आपका प्रोटोकॉल है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किगाली समझौता का संबंध जो है वो ओजोन से संबंधित है, किगाली समझौता, ठीक। ओजोन होल का मतलब दोस्तों जो ओजोन की जो परत है ना उसकी मोटाई में कमी हो रही है, वो उसका जो ओजोन होल का मतलब होता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी जो है दोस्तों ओजोन होल का संबंध है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कि एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशिया और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच है, ठीक। एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है इनमें से, तो दोस्तों ये है आपकी फिलीपीन प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी 19 जनवरी को जो हुआ था उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया था, वहां पर मैचिंग का आया था, ठीक है। तो फिलीपीन प्लेट जो है दोस्तों एशिया प्लेट और प्रशांत प्लेट के बीच में है, ये याद रखेंगे। अगर हम कोकोस प्लेट की हम बात करें, कोकोस प्लेट किसके और किसके बीच में है, तो दोस्तों कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है, ठीक, बीच में या इनको जोड़ती है ये भी कह सकते हैं। नाजका प्लेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपकी दक्षिण अमेरिका प्लस प्रशांत प्लेट, ठीक है,
के बीच में है। अरबी प्लेट जो है दोस्तों अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग, ठीक, अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग जो है वो अरबी प्लेट का है, ठीक है, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा फिलीपीन प्लेट। और प्रश्न नंबर यहाँ पर थॉमस रो होगा, ठीक है, थॉमस रे नहीं है, ठीक। तो ये पूछा कि किस क्रम में भारत आया, सबसे पहले भारत में कौन आया, ये देखना है। थॉमस रो की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि थॉमस रो किसके शासनकाल में और कब आए। थॉमस रो जो है दोस्तों 1615 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक भारत में रहे, यानी कि 1615 ईस्वी के आसपास आए। और ये जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। फायान की अगर हम बात करें, फायान दोस्तों 399 ईस्वी के आसपास आए और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना, पूछा जाता है कि फायन किस शासक के शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेनसोंग की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो है 629 ईस्वी के में आए और ये जो है हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसोंग आए। तो सबसे पहले कौन आया होगा 399 ईस्वी में, फायान, फिर वेनसोंग, फिर थॉमस रो। तो 2-3-1, 2-3-1 ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे आपके, कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा और इसी तरह से ही पढ़ना चाहिए और आप हमसे जुड़िए। जितनी बार भी जो प्रश्न आएगा, चाहे आप आज पढ़ चुके हो या अगले सेट में फिर आएंगे, तो उतनी बार रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्लियर। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।